नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीएसपी सदर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी मायावती। इस बार लोकसभा चुनाव मायावती नहीं लड़ेंगी। मायावती उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नाजरीन, बीएसपी सदर मायावती का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया है फैसला। इस बार लोकसभा चुनाव मायावती नहीं लड़ेंगी। मायावती उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर पर तवज्जो मरकूज करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, बीएसपी सदर मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसका फैसला उन्होंने किया है। इस बार लोकसभा चुनाव बीएसपी सदर मायावती नहीं लड़ेंगी। मायावती उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर पर तवज्जो मरकूज करेंगी। विरोधी बीजेपी की वर्तमान अहंकारी, निरंकुश, जातिवादी व सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का तहिया करने के तहत ही यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा व आरएलडी का गठबंधन किया गया है और इस गठबंधन की तीनों पार्टियों की हर सीट को जीतने के लिए ये हमारा जो गठबंधन बना है, जीतने के लिए पूरे जी जान से लगा हुआ है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर थोड़ा सा भी नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे खुद के जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस लोकसभा चुनाव में यहाँ प्रदेश की एक एक लोकसभा की सीट को जीतना। इसलिए देश के वर्तमान हालात व ज़रूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, मायावती ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेगी। क्या वजह है इसकी? मनोज, ये बात जी कयास से बड़ी इम्कान थी कि मतलब मायावती नहीं लड़ेंगी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला इसलिए है और जो कुछ इसका पस मंजर अभी तक समझ में आ रहा है, बात जो हो रहा है वो यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस उन तमाम इंतखाबों में करना चाहती हैं जहाँ पर उनको उम्मीदवार उतरेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पर ये बात भी यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि जिस भी इलाके से, जिस भी हल्के से मायावती इलेक्शन लड़ती तो वो सीट तो यकीनी ही थी कि वो जीत जाती है, क्योंकि बड़ी लीडर हैं, अच्छा असर और रसूख हैं, अवामी बड़ा उनके साथ हिमायत का मामला रहता है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि देखिए, इसको अगर अलायंस से देखा जाए, गठबंधन से देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये कहीं न कहीं बीएसपी और समाजवादी को यकीन हो गया है कि ये जो एक इश्तराकी अमल है, इससे फायदा पहुंचेगा और वोट बैंक जो है यकजा होकर किसी भी उम्मीदवार को जीत सकता है। तो देखिए, ये कॉन्फिडेंस वाली बात भी कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी इसे कह सकते हैं और एक सियासी हिकमत अमली भी को आप नाम दे सकते हैं। तो ये फैसला अपने आप में बड़ा और चौंकाने वाला इसलिए लगता है कि मायावती इलेक्शन नहीं लड़ रही है। काम इतना पूरे के उनको अब ये भी यकीन कहीं न कहीं हो रहा है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी की सिचुएशन बन रही है, उसमें कोई भी उम्मीदवार उनका नाकाम नहीं होगा। उन्होंने शायद ऐसा सोचा और उसी पेश नजर वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त दूसरे उम्मीदवारों को में दे दें अपने, और फिर उसके नताइज कुछ बेहतर उनकी समझ में आ सके, नजर आ सके। यही कुछ समझ में आ रहा है अभी तक तो मनोज। तारिक, ऐसा माना जा रहा है कि अगर मायावती जो है चुनाव लड़ती तो उनकी सीट वो जीत लेती अगर वो चुनाव लड़ लेती। ऐसे में अब उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कहीं आने वाले इलेक्शंस में ये उनके पार्टी पर और अलायंस पर भारी तो नहीं पड़ सकता? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा इसको संजीदगी से लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये वाकई मामला तनहा बीएसपी का होता, अगर बीएसपी समाजवादी के साथ अलायंस में न होती, कोई हिमायती उसमें न स्ट्रेटेजी में, तो ये मुश्किल हो सकता था। लेकिन अब उनके लिए देखिए होता क्या है, जिस हल्के से उम्मीदवार खड़ा होता है, तो बड़े लीडर खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा वक्त उस हल्के में देना होता है। तो मायावती ने यही सोचा होगा कि सिचुएशन उनके फेवर में जा रही है कहीं ना कहीं। और फिर आप ये भी समझ रहे हैं, पूरा अवामी मंजरनामा भी साथ में, कांग्रेस की जो तदारीर है वो भी सामने आ रही है, तो मखसूस इलाकों में कांग्रेस ने भी सीटें छोड़ी हैं अपनी।
तो कहीं ना कहीं मायावती ये देखती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतार के और ज्यादा वक्त देकर बड़ी तादाद में सीटें हासिल की जाएं और जिसका आइंदा आने वाले वक्त में कुछ फायदा उठाया जा सके। जी बिल्कुल तारिक, जैसा कि मायावती ने बताया है कि अपने उम्मीदवारों की तशहीर पर जो है वो पूरा अपना तवज्जो, अपना फोकस करने वाली है ताकि जो उम्मीदवार वो खड़े कर रहे हैं अलायंस में वो जीत कर आए। तो साफ तौर पर मकसद यही दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह से वोट न बटे और जो है कि बीएसपी एसपी का अलायंस यूपी में जीत जाए। पर क्या कांग्रेस का अलग करना अलायंस से जीत दिलवा सकता है या कहीं ना कहीं उनको पीछे कर देगा आने वाले इलेक्शन में? जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है तो ये बड़ी जमात है अपने आप में और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बड़े नर्म से और बड़ी कुर्बतें भी कांग्रेस की नजर आ रही हैं। ये अलग बात है कि बीएसपी ने मायावती ने कांग्रेस का अभी तक फासला बरकरार रखा है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं, जो कुछ मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, जो कुछ सियासी जमातों की तदाबीर और स्ट्रेटजीज हमारे सामने आ रही है, उसकी बुनियाद पर तो हम यही कह सकते हैं कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अभी तक नर्म गोशे रखे हुए इत्तेहाद के लिए तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के माबैन और कहीं ना कहीं पस मंजर में कि कांग्रेस भी चाहती यही है कि तमाम तर इत्तेहाद जो है कि बीजेपी। जी बिल्कुल तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रमोद सावंत इम्तिहान में पास हो गए हैं। गोवा में फ्लोर टेस्ट में कामयाब हुई बीजेपी, 15 के मुकाबले 20 सीटों से जीती है बीजेपी। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रमोद सावंत इम्तिहान में पास हुए हैं। गोवा में फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि 15 के मुकाबले 20 सीटों से बीजेपी जीती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर नाज़रीन, प्रमोद सावंत पास हो गए हैं। गोवा में फ्लोर टेस्ट में बीजेपी को कामयाबी हासिल हो गई है। नाज़रीन, आपको ये बता दें 15 के मुकाबले 20 सीटों से बीजेपी गोवा में जीती है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पटना साहब से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जरा की आवाज से खबर है कि 22 मार्च को पटना में अजीम इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। नाजरीन, मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले से जो शत्रुघ्न सिन्हा नाराज चल रहे थे बीजेपी से और अब जो खबरें आ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर मिल रहा है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए जिस तरह से पिछले कई सालों से अगर हम शत्रुघ्न सिन्हा के रुख की बात करें या फिर उनके बयानों की बात करें तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ नजर आए, पीएम मोदी के खिलाफ नजर आए। नोटबंदी से लेकर और एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से की जा रही थी उस पर मुखर होकर शत्रुघ्न सिन्हा लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। 4 जजों की प्रेस वार्ता के बाद भी जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया था कि किस तरह से इस सरकार में जो जुडिशरी है उसको भी हस्तक्षेप उसमें भी करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी इस बार उनको पटना साहिब से टिकट नहीं देगा या फिर वो बीजेपी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो हमेशा तेजस्वी यादव से मिलते नजर आए, कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करते नजर आए, राहुल गांधी से बातचीत करते नजर आए। तो ऐसे में ये मुमकिन था कि वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और 22 मार्च को जब आधिकारिक तौर पर पटना में कांग्रेस की महागठबंधन की प्रेस वार्ता होगी उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के शामिल होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि पटना साहिब जो सीट है वो कांग्रेस के हिस्से में आई है, तो वहां से उम्मीदवार पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा होंगे और बीजेपी से उनके सामने रविशंकर प्रसाद खड़े होंगे, इस तरह की भी खबर है। आरजेडी में शामिल ना होने के भी कई कारण है। उसमें एक कारण ये है कि
जिस जाति से आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, कास्ट जाति से, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के सिंबल पर, लालटेन के सिंबल पर उनका चुनाव लड़ना उनकी अपनी जाति में कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होता। कहीं ना कहीं इसको देखकर ये फैसला लिया गया कि अब वो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। रंजीता, इस पूरे मामले पर क्या कुछ रिएक्शन अभी तक मिल पा रहे हैं? देखिए मुनिजा, ये कहीं ना कहीं तय था। जिस तरह से मैंने बताया कि लगातार शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के और खासकर पीएम मोदी के खिलाफ बोलते नजर आए, इसमें ये तय था कि उनको ना तो बीजेपी उनको टिकट देगी और ना ही वो बीजेपी के साथ अब आने वाली राजनीति में साथ चलकर राजनीति करने वाले हैं। तो ऐसे में फैसला उनको लेना था कि आखिर वो आरजेडी में शामिल होते हैं, आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी से, या फिर एक और ऑप्शन उनके लिए रखा गया था कि हो सकता है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े पटना साहिब से और वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के खाते में वो सीट आएगी। तो ये पूरा इक्वेशन था शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर। हम कह सकते हैं कि बीजेपी को पटना में या बिहार में एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन इस झटके के लिए बीजेपी पहले से तैयार बैठी हुई थी, क्योंकि इसकी उम्मीद बीजेपी को भी पूरी तरह से थी कि अब शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। जी बिल्कुल रंजीता, पहले से इसकी कयास आराइयां लगाई जा रही थी। तो बीजेपी अब पटना साहिब इलाके से किसको उम्मीदवार खड़ा कर सकती है जो कि मुकाबला करे शत्रुघ्न सिन्हा का? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में अभी मंत्री हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वो भी शत्रुघ्न सिन्हा के ही जाति से आते हैं, कायस्थ जाति से आते हैं। और बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है, कि बीजेपी रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद के पिछले 2014 के चुनाव में भी चुनाव लड़ने की जो बात थी वो जोरों पर थी कि हो सकता है पटना साहिब से वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन पिछली बार ये ना हो सका। इस बार लेकिन ये चर्चा जोरों पर है कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने बीजेपी अपने उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को खड़ा कर सकती है। जी बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के साबिक नायब वजीर आला विजय सिंह मोहिते पाटिल के बेटे ने एनसीपी छोड़ दी है। रणजीत सिंह साबिक नायब वजीर आला विजय सिंह मोहिते पाटिल के बेटे हैं, बीजेपी में आज शामिल होंगे। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रंजीत एनसीपी में शामिल होंगे। माढ़ा लोकसभा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस और एनसीपी को तो झटके लगते ही आ रहे हैं और अब एनसीपी को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पे एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल के बेटे हैं रणजीत सिंह पाटिल, जो अभी कुछ ही देर में जो है बीजेपी में शामिल होंगे। वो और उनके हजारों कार्यकर्ता जो है पहुंच चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये शरद पवार के जो है बेहद करीबी माने जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 2014 पे जो है एनसीपी के टिकट पे जो है चुनाव लड़ा था इनके पिताजी ने, और वो जो है विजय सिंह मोहिते पाटिल उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो था कि उस सीट से, यानी जो माढ़ा सीट से पहले ये हुआ कि शरद पवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शरद पवार के ना करने के बाद जो है ये सीट जो है एनसीपी की तरफ से पूर्व आईएएस अधिकारी प्रभाकर देशमुख को देने की बात हुई, जिससे ये मोहिते पाटिल जो है बहुत नाराज हुए और उनके नाराजगी के बाद उनके बेटे रणजीत सिंह पाटिल ने जो है बीजेपी में शामिल होने की बात कही। सोमवार को जो कैबिनेट मंत्री हैं गिरीश महाजन, उनसे जो है इनकी बातचीत हुई और अभी भी वो गिरीश महाजन के निवास स्थान पे है। कुछ ही देर में वो कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में जो है काफी राजनीतिक असर इनका मोहिते पाटिल परिवार का है, और ऐसे में इनके बेटे का एनसीपी छोड़ना कहीं न कहीं एनसीपी के लिए जो है बहुत बड़ा जो है झटका है। मैं आपको बताऊं, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस को भी इसी तरह बीजेपी ने बड़ा झटका दिया था। ऑपोजिशन लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे डॉक्टर सुजय पाटिल को जो है बीजेपी में शामिल करके एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। कल उनके पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन अभी तक कुछ उसके ऊपर निर्णय जो है अभी तक नहीं हो पा रहा। उसके बाद एनसीपी को जो है ये जो झटका मिल रहा है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका जो है यहाँ पे, और एनसीपी का जो गढ़ माना जाता है पश्चिम महाराष्ट्र, मैं आपको
बताऊं कि एनसीपी का गढ़ माना जाता है पश्चिम महाराष्ट्र, और ये वही पश्चिम महाराष्ट्र से जो है आते हैं। ऐसे में इनका बीजेपी में शामिल होना कहीं न कहीं शरद पवार, कांग्रेस, एनसीपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल अमित, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है एनसीपी कांग्रेस की। 3 हफ्ते बचे हैं लोकसभा इलेक्शंस में। ऐसे में इस तरह से जो एनसीपी के लीडरान है वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बजाय चाहे वजह सीट शेयरिंग का हो, टिकट्स का हो। लेकिन इस सब का असर जो है आने वाले चुनाव पर कैसा पड़ेगा एनसीपी कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित तौर से ये बहुत बड़े झटके हैं। पहला झटका कांग्रेस एनसीपी के लिए प्रकाश अंबेडकर का झटका, जो इनके साथ आने वाले थे, लेकिन बात नहीं जमने के कारण उन्होंने 48 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। उसके बाद डॉक्टर सुजय पाटिल का झटका, अब यहाँ पे रणजीत सिंह पाटिल का झटका। ये सारे झटकों से कांग्रेस एनसीपी उबर नहीं पा रही। एक नया जो है अध्याय झटकों में उनके लिए जुड़ जा रहा है, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पहले जो है इलेक्शन वॉर रूम का उद्घाटन हुआ था बीजेपी की तरफ से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, उन्होंने ये कहा है उस मौके पर कि दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता जो है बीजेपी में आने के लिए कतार में है, यानी कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस एनसीपी के जो लगातार उनके संपर्क में है। कल हमने एक चीज और देखा कि सपा और बसपा के साथ कांग्रेस का जुड़ाव न होने के चलते सपा और बसपा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र में, और अबू आजमी और बसपा के नेता ने घोषणा की थी दोनों मिलकर महाराष्ट्र के सभी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कहीं न कहीं वोट जो है कटता हुआ दलित समाज का, मुस्लिम समाज का ये वोट कांग्रेस एनसीपी का कटता हुआ नजर आ रहा है। इससे इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, और इनकी मुश्किलें बढ़ने से बीजेपी शिवसेना के खेमे में जो है खुशी की लहर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अमित राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की मीटिंग होगी। दोनों लीडरों के दरमियान ये मीटिंग इत्तेहाद को लेकर होगी। वैसे तो रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद तकरीबन तय माना जा रहा है। एनसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कल इख्तिताम पजीर हुई और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इत्तेहाद से मुतल्लिक हतमी फैसला लेने का इख्तियार दिया गया है। पार्टी के दाखिली ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद हो चुका है। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी कश्मीर की तमाम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब आज ये तस्वीर साफ होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद करती है या नहीं। ये जो अलायंस की चर्चाएं हैं वो अब आखिरी मरहले में चलने जा रही है, और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे हैं गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के जो नेशनल लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के अपोजिशन लीडर, वो आए हैं। अंबिका सोनी आई हैं कांग्रेस की, और जीए मीर वो आए हैं जो फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है वहां पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं जीए इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद और अंबिका सोनी फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंच गए हैं अंदर, और वहां पे फारूक अब्दुल्ला के साथ इनकी मीटिंग होगी। और क्या अलायंस होना है यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, वो उस पर चर्चा होगी। किस तरह से ये अलायंस होगा, कितनी सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे, उस पर बात होगी। क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों पार्टी जो हैं वो अभी एक फॉर्मूले पर नहीं पहुंच पाई है, गठबंधन के फॉर्मूले पर, तो इस वक्त उस पर चर्चाएं होंगी। हम कोशिश करेंगे, यहाँ कांग्रेस के नेता हैं जीए मीर साहब, ये अभी हम लाइव है, कितना क्या हो रहा है यहाँ पे, मीटिंग होने जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या बात होनी वो बाद में पता चलेगा। और फिलहाल एक ऑफिशियल मीटिंग कांग्रेस की डेलीगेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैट्रॉन फारूक अब्दुल्ला के साथ होने जा रही है। अब उसमें क्या तय बय होता है वो आपको बाद में बताएंगे। फाइनल हो चुका है या कुछ पेच अटका हुआ है सर? अभी बात करेंगे तो उसमें क्या निकल के आता है वो आपको बता दें। अगर आप दोनों इकट्ठे लड़ेंगे तो फायदा होगा आपको? डेफिनेटली जितने सेक्युलर फोर्सेस हैं उन सबको इकट्ठे लड़ने से देश में फायदा होगा। ये मीर हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा है कि दोनों पार्टी जो है अभी अलायंस पर बात करेंगी। फारूक अब्दुल्ला के घर ये सभी टॉप जो कांग्रेस लीडर हैं वो पहुंच गए हैं, और बस अब इंतजार रहेगा कि अगले 1-2 घंटे में जब ये मीटिंग खत्म होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नाजरीन, कांग्रेस मीडिया से खिताब कर रही है, आपको सीधा ले चलते हैं। जो आदरणीय मोदी जी ने दिया है वो ये है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड
NIIF, जिसमें लिखा है कि वायबल प्रोजेक्ट्स में ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एतिहाद एयरवेज यानी जो एक फॉरेन कंपनी है उसका 24% हिस्सा 150 रुपया प्रति शेयर के माध्यम से खरीद लेंगे और सारा पैसा फिर भारत सरकार की जेब से एक फॉरेन कंपनी को चला जाएगा, बगैर ये निर्णय किए कि शेयर की कीमत क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मैंने आपको बताया, कोई ड्यू डिलिजेंस है, कोई फाइनेंशियल वैल्यूएशन है, कुछ नहीं। ये दो हुक्मरान के, चोरों के सरदार के दो ये आदेश अब पब्लिक डोमेन में है। इंपैक्ट क्या है? 4 इसके सीधे इंपैक्ट हैं। पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और भारत के जो दूसरे बैंक हैं जिन्होंने 8500 करोड़ देश की जनता की गाड़ी कमाई का कर्ज के तौर पर जेट एयरवेज को दे रखा है, अब एक बैंकरप्ट प्राइवेट एयरलाइन के मालिक बन जाएंगे। यानी वो बैंकिंग का काम नहीं करेंगे, वो अब जहाज चलाने की कंपनी चलाया करेंगे, जहाज उड़ाया करेंगे। ये मोदी जी का पहला फैसला है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाज उड़ाएगा, वो भी एक बैंकरप्ट प्राइवेट कंपनी का। दूसरा, 8500 करोड़ रुपया जो कर्जा है, जो देश की जनता का पैसा है, वो उड़न छू हो जाएगा। वो अब रिकवर नहीं करना, क्योंकि उसमें तो 1 रुपए की वैल्यूएशन के बदले में 51% शेयर आपने ले लिए। और नरेश गोयल जी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, उनका कोई कुछ नहीं रहेगा बकाया। तीसरा, एक विदेशी कंपनी को भारत सरकार यानी जनता की गाड़ी कमाई से 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेल आउट पैकेज देंगे। कंपनी पैसा लेकर हंसते हुए वापस चली जाएगी और भारत सरकार का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पैसा है वो एक बैंकरप्ट कंपनी में डूब जाएगा। और चौथा, प्राइवेट प्लेयर्स तो खुश होकर घर चले जाएंगे और अब बैंक जो हैं वो बैंकरप्ट एयरलाइन चलाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो विदेशी कंपनियों को बेल आउट पैकेज देगा। एक तरफ तो आप एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बैंकरप्ट प्राइवेट एयरलाइन को खरीद रहे हैं। ये क्या है मोदी जी? ये क्या गड़बड़ झाला है? इसलिए सवाल बड़े छोटे छोटे 3 और सीधे हैं कि मोदी सरकार बैंकरप्ट प्राइवेट एयरलाइन को 8500 करोड़ का बेल आउट पैकेज क्यों दे रही है, जबकि सरकार के पास देश के किसानों, देश के युवाओं के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं कर्ज माफी के लिए। दूसरा सवाल, क्या अब मोदी जी का मॉडल यह है कि हर वो व्यक्ति जो बैंक से हजारों करोड़ का कर्जा लेकर वापस नहीं देगा, अब उसका कर्जा जनता के पैसे से मोदी जी दिया करेंगे? न्यूज रूम लाइव में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।